हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू लेक्चर। लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर 1 में पढ़ा था एंटीकोएगुलेंट्स के ऊपर, उसके अंदर हमने पढ़ा था एक एवरेज कि जो कैसे कैसे एंटीकोएगुलेंट्स काम करते हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरीज क्या है, डिपेंड अपॉन कि किस किस फैक्टर को वो इनिबिट करते हैं। और उसके अंदर हम डिफरेंट उसके एग्जांपल्स हमने देखे हैं। डिफरेंट जैसे कॉमेडियंस होते हैं, कॉमेडियंस में आपका वारफरिन आता है, एसिक्यूमेरोल आता है। हेपेरिन्स के अंदर आपके आते हैं अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन्स, फिर उसके बाद लो मोलिक्यूलर वेट हेपेरिन, देन अल्ट्रा लो मोलिक्यूलर वेट हेपेरिन। फिर उसके बाद थर्ड कैटेगरी है आपकी डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, उसके अंदर आपका डेविगेट्रेन, ये चीज़ें आती हैं। और लास्ट जो कैटेगरी बचती है वो आपकी फैक्टर 10 इनहिबिटर। उसके एग्जांपल्स हैं आपको है रिवारोक्साबैन, एपिक्साबान, एडोक्साबान, जो फैक्टर 10A को इनहिबिट करते हैं। तो जो जहाँ कहाँ कहाँ हम एंटीकोएगुलेंट को यूज़ करते हैं उसके एग्जांपल्स मैंने लास्ट लेक्चर्स में दिए थे, लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन AF के अंदर, MI के अंदर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर, आपके DVT के अंदर, और आपके जो स्टेंट्स होते हैं जो हम PTCA के अंदर डालते हैं आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर, वो उनके रीस्टोनेसिस के अंदर भी हम एंटीकोएगुलेंट्स यूज़ करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर एक दो स्लाइड फॉल्ट्स रह गए थे, वो मैं आपको इसी लेक्चर में रेक्टिफाई कर देता हूँ। द वन ऑफ द फॉल्ट वाज कि मैंने वारफरिन को विटामिन के एंटी कोएगुलेंट बोला था। दैट वाज विटामिन के एंटागनिस्ट एंटीकोएगुलेंट्स। एक ये जो कहाँ का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे मैं इनको हम विटामिन के एंटागनिस्ट एंटीकोएगुलेंट्स बोलते हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर कॉमेडियंस। सो कॉमेडियंस में आपका आता है वारफरिन। द मोस्ट कॉमन ड्रग अमंग द कॉमेडियंस यूज्ड इज वारफरिन। वारफरिन जो ड्रग है एक्ट्स अपॉन फैक्टर 2, 7, 9, 10। जी एक्चुअली क्या करती है, विटामिन के जो है विटामिन के एपॉक्साइड डायरेक्टेज एंजाइम जो होता है, जो इसको जो फैक्टर 2, 7, 9, 10 के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वो उसके ऊपर उसको इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से इस फैक्टर का प्रोडक्शन और इनका जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। और आल्सो दिस आल्सो एक्ट्स ऑन प्रोटीन C एंड प्रोटीन S प्रोडक्शन एज वेल, जिसकी वजह से एक किसी कॉम्प्लिकेशन भी होती है वारफरिन की, दैट्स कॉल्ड वारफरिन नेक्रोसिस। नाउ लेट्स मूव टू इसके कुछ जनरल फीचर्स हैं जो आपको मैं स्लाइड नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट लेट मी एक्सप्लेन यू। जो वारफरिन है इसको रेड पॉइजन भी कहा जाता है। जो मार्केट में जो रेड पॉइजन मिलते हैं उसके अंदर वारफरिन होता है। वारफरिन उसमें क्या होता है, जो उसमें कुछ ऐड में लिखा होता है कि चूहे खाएंगे घर के अंदर रेड किल को और मरेंगे घर से बाहर जाके। उसका मेन मैकेनिज्म यही होता है कि जब जो रैट्स होते हैं वो इसको रेड किल को खाते हैं, इसमें वारफरिन होता है, उसमें उनके बॉडी के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से दे फील हाइपोक्सिक, they go outside of the home for breathing for fresh air, then they just die out there. So जो warfarin है it's only help in preventing the blood clots, not you can say reversing the clots to dissolve and making things very much in a normal state like it used to be. So it's less commonly used. It's also less commonly used in ST elevation MI and ortho surgeries. इसके जो हम यूजुअली जो वारफरिन है वो हम यूज़ कर हम ओरली ही यूज़ करते हैं, बट IV भी यूज़ कर सकते हैं। जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वारफरिन के, दीज आर एक्चुअली ब्लीडिंग इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ वारफरिन, एंड पर्पल टो सिंड्रोम इसका साइड इफ़ेक्ट है एक, एंड ऑल्सो फीटल वारफरिन सिंड्रोम। जब हम प्रेगनेंसी के दौरान हम वारफरिन देते हैं, उस दौरान वारफरिन की वजह से जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं बच्चे के अंदर, जिस टाइम आपका फीटल डेवलप हो रहा होता है, बन रहा होता है, उस दौरान इसका डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं बच्चे के अंदर, जो फीटल के अंदर। इसमें दैट्स कॉल्ड एज, उसमें हाइपोप्लेजिया होता है, उसके अंदर कुछ बोन स्टिपलिंग होती हैं, तो मल्टीपल यू कैन से उसके फीचर्स होते हैं। नाउ वन ऑफ द साइड इफेक्ट इज ऑल्सो नेक्रोसिस, यू कैन से वारफरिन नेक्रोसिस इज ऑल्सो देयर। इफेक्ट रिवर्स विद जो हमारे जो वारफरिन के जो इफेक्ट्स हैं, दैट कैन बी रिवर्स विद विटामिन K1, जिसको फाइटोमिनोडाइन भी बोलते हैं, एंड ऑल्सो विद द फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, एंड द लास्ट वन इज यू कैन से एज लाइक लास्ट वन इज आपका जो है PC, इसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन कंसंट्रेट कॉम्प्लेक्स, PCC बोलते हैं।
तो नेक्स्ट जो इसका जो मॉनिटरिंग है, जो हम इस जो वारफरिन की जो मॉनिटरिंग करते हैं, दैट्स डिपेंड अपॉन INR। INR के बेसिस पे हम मॉनिटर करते हैं कि भी कितना INR है, अब उसके हिसाब से कितनी डोज देनी है, कितनी नहीं देनी है, कितना रिड्यूस करना है, कुछ ऐड करना है, विड्रॉ करना है, उसके बेसिस पे ही। नाउ एक्चुअली विटामिन के जो इसके जो हम क्या बोलते हैं इसको, आपके जो यूज़ हैं, एक्चुअली जो वारफरिन इज़ मोस्ट बेस्ट सूटेड फॉर दोज कंडीशन जिसके अंदर आपका ब्लड फ्लो या तो स्लो हो या फिर वहाँ पे ब्लड सप्लाई ना हो रही हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर लाइक जैसे DVT है, आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, आपका जो कुछ प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्स होते हैं, रिप्लेसमेंट होते हैं, उनके आसपास ब्लड फ्लो थोड़ा स्लो होता है, तो वारफरिन इज़ इफेक्टिव मोर इन दोज कंडीशंस। And what are the contraindication? Contraindication of warfarin is GI ulcers. Ulcers patient के अंदर that can cause bleeding. लंबर पंक्चर के अंदर क्या होता है, अगर हम किसी लंबर पंक्चर किया और वारफरिन, वी आर पुटिंग द पेशेंट इन वारफरिन, दैट कैन कॉज डेवलपमेंट ऑफ हेमाटोमा and can cause nerve compression and also paraplegia also. And HIT like thrombocytopenia, जब आपके हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं इसको, इस कंडीशन को। इसमें क्या होता है कि आपका जो पेशेंट है हेपेरिन पे होगा तो दैट कैन कॉज रिडक्शन इन आपके थ्रोम्बोसाइट्स, आपके प्लेटलेट कम होने लग जाते हैं 3 से 5 दिन के बाद, तो वो HIT बोलते हैं उसको हम। तो उस कंडीशन में भी हम अवॉइड करेंगे वारफरिन को। ऑल्सो इन प्रेगनेंसी, जो मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था आपका, प्रेगनेंसी के अंदर भी वी जस्ट अवॉइड टू गिव वारफरिन्स। एंड साइड इफ़ेक्ट्स आपको मैंने बता ही दिए पहले, वारफरिन नेक्रोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, आपके जो है इसको ब्लीडिंग है, और इसके क्या बोलते हैं, यू कैन से इसके पर्पल टो सिंड्रोम है। इस तरह के साइड इफ़ेक्ट इसके अंदर मैं मेंशन किए हैं। इसकी डोज जो होती है 2.5 mg 2 to 5 mg पर ओरल होती है लोडिंग डोज। देन वी जस्ट कंटिन्यू विद 2 to 10 mg तक हम जा सकते हैं, 2 से 10 mg तक हम जा सकते हैं पर डे के हिसाब से। बाकी हम INR बेस्ड होता है हमारा जो हम टारगेट INR मेंटेन रखते हैं नियर अबाउट 2 to 3 के अराउंड। अगर पेशेंट के अंदर हम INR मेंटेन कर रहे हैं, अगर पेशेंट का INR आता है लेस देन 2, तो हम वी हैव टू इंक्रीज द डोज बाय 10 to 15% एंड देन रिपीट द INR फॉर इन 1 वीक। नेक्स्ट, अगर INR आपका 3.1 से 3.5 आता है, उस कंडीशन में आपको उसका 0 to 10% तक रिडक्शन करना होता है आपका डोज का, और चेक INR विद इन 2 वीक्स। अगर आपका INR आता है पेशेंट का 3.6 से 4 की रेंज के अंदर INR अगर है पेशेंट का, तो उस कंडीशन में आप बंद भी कर सकते हो डोज को, या फिर एक डोज को स्किप भी कर सकते हो, या फिर ना भी स्किप कर सकते हो, बट डोज रिडक्शन शुड बी 10 to 15% एंड INR शुड बी रिपीटेड विद इन 1 वीक। अगर INR पेशेंट का आता 4.1 से 8.9, उस कंडीशन में आपको या तो 0 से 2 डोजेज शुड बी विद होल्ड, और आपका रिडक्शन इन डोज टू 10 to 15%, एंड ऑल्सो यू कैन ऐड और यू कैन जस्ट अवॉइड फॉर विटामिन K 2 mg per oral. If INR is coming more than 9, then hold 2 doses of warfarin and then reduce 15 to 20% of our dose and add vitamin K to 5 mg per oral. So that's all about warfarin. In the next lecture, we'll continue with our heparins. Thank you for watching. And if you like my videos, please share, subscribe and like them, and comment as well, so that we can improve our channel and our knowledge, you can say a discussion, and so that we can add up, and also you can reduce what is not liked by you. Thank you so much. Meet you again in next lecture. Thank you so much.